बेटा आज हम लोग क्लास 10 फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और वह टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। तो कल इसके पहले हमने कुछ रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस ऑलरेडी किया था। उसके अलावा रेसिस्टिविटी के बारे में हमने बताया था। रेसिस्टिविटी के अलावा ये भी हमने बताया था कि यदि किसी सबस्टेंस की रेसिस्टिविटी का रेंज कितना होगा तो वह कंडक्टर की कैटेगरी में आएगा और नहीं तो इंसुलेटर कैटेगरी में आएगा। आज हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स पढ़ने जा रहे हैं कि रेसिस्टर्स को कितने तरीके से हम लोग कंबाइन कर सकते हैं, उसकी मेरिट और डिमेरिट्स क्या हैं, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, तो इसके कॉम्बिनेशन के बारे में थोड़ा सा मैंने कल जरूर डिस्कस किया था कि यह कॉम्बिनेशन एक्चुअल में देखा जाए तो ये 3 टाइप का होता है, लेकिन मेन रूप से ये 2 टाइप का ही होता है। तीसरा उन्हीं दोनों को मिलाकर के बना दिया जाता है। जैसे पहला जो कॉम्बिनेशन है इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में जैसे आप हम लोग फेस्टिवल्स पे जो सीरीज डेकोरेशन के लिए जो लाइट्स लगाते हैं वो ऑलरेडी हमारी सीरीज कॉम्बिनेशन में होती है। इसी तरह से जो दूसरा कॉम्बिनेशन है उसको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसका एग्जांपल अपने घर की वायरिंग से, हमारे घरों में जो वायरिंग है वह एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है। जबकि तीसरा इन्हीं दोनों को मिला करके, यानी कि जिसको हम लोग मिक्स कॉम्बिनेशन कह सकते हैं, यानी कि जिसमें पैरेलल और सीरीज दोनों कॉम्बिनेशन हो उसको हम लोग मिक्स कॉम्बिनेशन कहेंगे, या पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन आप ऐसा भी बोल सकते हो, पैरेलल और सीरीज, इसको मिक्स कॉम्बिनेशन भी कहा जाता है। तो जिसमें ये दोनों टाइप के हों उसको हम बोलते हैं पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन या मिक्स कॉम्बिनेशन। अब यहां से 1 बाय 1 को हम लोग लेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं और साथ में उसके फार्मूले क्या होते हैं। मतलब यदि कोई रेजिस्टेंस दे दिया गया है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो उसको हम लोग कैसे ज्वाइन करेंगे, या उसका रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना होगा, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन लेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है और इसमें कैसे रेजिस्टेंस को कंबाइन किया जाता है। देखिए, मान लेते हैं कि लेट देयर आर 3 रेसिस्टर्स, 3 रेसिस्टर्स R1, R2 एंड R3। हमने यहाँ पे 3 रजिस्टर लिया है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, कुछ भी आप ले सकते हो। कितने भी लेंगे उसमें ऑलरेडी वो जुड़ते जाएंगे। जब फाइनल रिजल्ट बताऊंगा तो फिर मैं आपको डिस्कस करूंगा कि और भी इससे ज्यादा यदि रजिस्टर्स होते हैं तो उनको हम कैसे कंबाइन करेंगे। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे 3 रजिस्टर्स हैं जिसका नाम R1, R2, R3 है, एंड इट कंबाइन इन सीरीज। इसको हमने सीरीज में कंबाइन किया हुआ है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तो सबसे पहले इसका एक डायग्राम बनाते हैं, सर्किट डायग्राम बनाते हैं, तो जाकर के हमें क्लियरिटी आएगी। जैसे मान लीजिए कि हमने एक रेजिस्टेंस लिया, 3 हमारे पास रेजिस्टेंस है, तो इसको तीनों को हम लोग इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। जैसे पहला रेजिस्टेंस ये है, ये पहला रेजिस्टेंस हो गया। दूसरा रेजिस्टेंस हमने यहां पे लिया है और तीसरा रेजिस्टेंस मान लीजिए कि यहां पे लिया है। इस तरह से तीनों रेजिस्टेंस को हमने इस तरह से वायर से कनेक्ट कर दिया है। ये हमने कनेक्ट कर दिया, यहां पे लिख दिया ये R1, यहां पे R2 और यहां पे R3। उसके बाद इसमें
करंट कितना कंज्यूम होगी उसको मेजर करने के लिए एक अमीटर लगाया जाता है। उस डिवाइस का नाम है अमीटर। इसको ये से रिप्रेजेंट करते हैं अमीटर। यह क्या करता है कि हमारे घर में या किसी भी सर्किट में कुल कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है उसको ये मेजर करता है। तो ये हमने यहाँ पे अमीटर लगा दिया। उसके बाद इसी सीक्वेंस में आगे चलते हुए एक यहाँ पे हमने स्विच लगा दिया है, जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं करंट को, कब ऑन करना है कब ऑफ करना है। यहाँ पे हमने ये स्विच लगाया है। इस स्विच को, ये स्विच अगर इस पोजीशन में है जैसा इसमें आपको दिख रहा है, अगर इस पोजीशन में है तो ये ऑफ है। ऑफ का मतलब क्या है कि ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट का मतलब ये होता है कि जिसमें करंट फ्लो नहीं हो रही हो, तो यह ओपन सर्किट का की है। जब ये ऊपर वाला बटन आकर के नीचे टच हो जाएगा तब ये क्लोज हो जाएगा, यानी कि करंट उसमें फ्लो होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद अब सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि कहाँ से इसमें करंट आएगी, मैंने उसको यहाँ पे एक सेल के द्वारा दिखा दिया गया है। ये जो छोटी लाइन है इसको निगेटिव टर्मिनल, बड़ी वाली को पॉजिटिव टर्मिनल से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस तरह से ला करके यहाँ पे हमने इसे कनेक्ट कर दिया है। ये ला करके यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, ये सोर्स ऑफ जो लाइट है, एनर्जी है, उसमें बैटरी लगा सकते हैं या पावर सप्लाई लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ से जैसे ही आप अपने इस स्विच को ऑन करते हो, जैसे ही स्विच को ऑन करते हो तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, जो कि आई करंट मैं मान लेता हूँ कि इस सेल से आई करंट निकल करके अगर इस डायरेक्शन में ये जा रही है, ये डायरेक्शन में आ रही है, ये भी इसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये निगेटिव टर्मिनल होता है, और इस तरह से आती है। ये के है, के का मतलब होता है स्विच। ये सेल है, यहाँ पे इसको अमीटर मैंने बताया था तो लिख देता हूँ, ये अमीटर है। और ये तो रेजिस्टर्स है। अब इसमें कुल कितना वोल्टेज जा रहा है, वोल्टेज को मेजर करने के लिए एक दूसरी डिवाइस लगानी पड़ती है जिसको हम लोग वोल्टमीटर कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक एक वोल्टमीटर लगा देंगे इनमें। वोल्टमीटर एक्चुअल में रेसिस्टेंस के पैरेलल में लगता है। ये जितने रेसिस्टर्स हैं उतने यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, वोल्टमीटर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहला वोल्टमीटर हमने यहाँ पे ऐसे लगाया, दूसरा वोल्टमीटर यहाँ पे लगाया, तीसरा वोल्टमीटर यहाँ पे लगाया, और इसको नाम हम दे देंगे, जैसे पहले वाले वोल्टमीटर को हमने V1 नाम दे दिया, दूसरे वोल्टमीटर को V2 नाम दे दिया, और तीसरे वोल्टमीटर को V3 नाम दे दिया। इधर का पॉजिटिव, ये निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। इस तरह से हमने इसको रेसिस्टेंस के पैरेलल में 3 रेजिस्टेंस है तो हमने 3 वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया है, जिससे कि इनके बारे में पोटेंशियल कितना है इनका हम पता कर सकें। अमीटर हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया है, जिससे कि इसमें कुल कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है उसको पता कर सके। तो यहाँ पे आपने वोल्टमीटर भी लगाया है, अमीटर भी लगाया है, सेल लगाया है, की लगाया है, और इसमें करंट आप दे रहे हैं। इसमें 3 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। तीनों जो रेजिस्टेंस हैं वह सीरीज कॉम्बिनेशन में है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि अगर ये पूरे सर्किट में V1, V2, V3 यानी कि 3 रेजिस्टेंस हैं और 3 हमने वोल्टमीटर लगाया है, मतलब उनका पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2, V3 है, तो रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखें, लेट रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस भी V, देयरफॉर V इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम मान लेते हैं कि पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस यदि V है तो इसमें पोटेंशियल ये 3 दिख रहे हैं, तो तीनों का अलजेब्रिक सम हो जाएगा, यानी कि V1 प्लस V2 प्लस V3, और आप इसको इक्वेशन 1 के नाम से लिख देंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद ओम्स लॉ से V1, V2, V3 की वैल्यू यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जैसे ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ ये कहता है कि यदि किसी कंडक्टर की फिजिकल स्ट्रेंथ कांस्टेंट रहे तो उस कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट, कंडक्टर का मतलब जैसे रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाली करंट
उसके पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे बाय ओम्स लॉ V इक्वल टू होता है RI, तो देयरफॉर V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, मीन्स इसका पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा, तो करंट इसमें आई जा रही है और रेजिस्टेंस R1 है, ये हो जाएगा R1I। इसी तरह से V2, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये होगा R2I एंड V3 इक्वल टू होगा R3I। तो इस तरह से हमने तीनों ही पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग कैलकुलेट कर लिया ओम्स लॉ की हेल्प से। अब V1, V2 और V3 की वैल्यू अगर इसमें रख दिया जाए तब क्या हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, तब ये हो जाएगा V की जगह पे RI रख दिया आपने, RI इक्वल टू V1 के प्लेस पे R1I प्लस V2 के प्लेस पे R2I प्लस V3 के प्लेस पे R3I, ये आपने यहाँ पे पुटअप कर दिया। समझ में आ रहा है बेटा, ये समझ में आ रहा है ना जो मैं बता रहा हूं यहाँ पे, सबको समझ में आ रहा है। तो देखो अब क्या होगा, राइट साइड में हम लोग देख रहे हैं कि राइट साइड में I जो है कॉमन है, तब ये हो गया RI इक्वल टू, अगर I को कॉमन ले लिया जाए इसमें से तो बचेगा क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये बच गया, I से I कैंसिल हो गया और यहाँ पे R इक्वल टू हमें मिल गया R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस तरह से रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे निकाल लिया है, ये रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। अगर हमारे रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन सीरीज है तो जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उनको डायरेक्टली हम क्या करते जाएंगे, उनको प्लस करते जाएंगे तो हमें रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। या इसी को और भी हम दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर मेनी रेजिस्टेंस वाले हैं, मल्टीपल रेजिस्टेंस वाले हैं, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस ऑन सो ऑन, जितने भी रेजिस्टेंस होंगे 2, 3, 4, 5 जितने भी रेजिस्टेंस होंगे सभी रेजिस्टेंस को इस तरह से हम लोग डायरेक्ट क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। और इस तरह से ये हमारे लिए एक्सप्रेशन मिल गया है कि यदि रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में ज्वाइन करना हो तो इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। बोलो बेटा, कुछ डाउट है आप लोगों को इसमें? ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है और उसमें क्या चेंजेस होते हैं। पैरेलल यदि रेजिस्टेंस दिए गए हैं उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें जोड़ना है तो हम लोग कैसे उनको कंबाइन करेंगे, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन यहां पे हमने मान लिया कि लेट देयर आर 3 रेजिस्टर्स R1, R2, R3 एंड इट कंबाइन इन पैरेलल। इसको पैरेलल में हमें कंबाइन करना है, तब उस सिचुएशन में हम लोग कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले यहां भी डायग्राम हम लोग बनाते हैं। हमारे पास 3 रेजिस्टेंस दिए गए हैं
तीनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में कंबाइन करना है। तो पैरेलल में कंबाइन करने के लिए कुछ इस तरीके का हमें डायग्राम लेना पड़ेगा। ये पैरेलल में जा रहे हैं, देखो ये पैरेलल में हमने इनको कंबाइन किया है और इनको हमने इस तरह से जोड़ दिया। इन सभी का एक एंड, सभी का पहला एंड एक पॉइंट पर हमने कंबाइन किया, ये ऐसे ऐसे सभी का पहला एंड हमने एक पॉइंट पर कंबाइन किया और दूसरे एंड को एक पॉइंट पर, सेम पॉइंट पर कंबाइन कर दिया। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन क्या कहे जाएंगे, पैरेलल। और जिसमें एंड टू एंड जुड़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सीरीज, जो कि अभी हमने पहले कंप्लीट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे हमने R1 नाम दे दिया, R2 दे दिया और यहाँ पे R3 दे दिया। अब इसके बाद सेम वैसे ही जैसे पहले किया था हम लोगों ने, यहाँ पे एक अमीटर लगा देंगे जिससे कि बिजली कितनी कंज्यूम हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम हो रही है वो मेजर होगा। उसके बाद आ जाएंगे आगे और यहाँ पे आकर के फिर यहाँ पे एक हम स्विच यहाँ पे लगाएंगे, ये स्विच लगाएंगे जिसको की बोलेंगे, के से। और फिर सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ पे दे देंगे, ये सोर्स ऑफ एनर्जी हो गई, निगेटिव पॉजिटिव। और आगे ला करके इसमें इसको कंबाइन कर देंगे। तो ला करके हमने यहाँ पे जोड़ दिया। इसमें कुल कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल मेजर करने के लिए यहाँ पे हम लोग एक वोल्टमीटर हमेशा किसमें लगता है, पैरेलल में। तो इस बार आप देखेंगे कि यहाँ पे जो वोल्टमीटर लग रहा है वह सिंगल वोल्टमीटर तीनों ही रेजिस्टेंस के लिए हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही पैरेलल में हैं। और उसी के पैरेलल हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक वोल्टमीटर लगा दिया, यहाँ पे वोल्टमीटर भी लगा दिया। इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये निगेटिव टर्मिनल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से वोल्टमीटर हमेशा रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगता है, जबकि एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल होगा, निगेटिव, इसका ये पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव और ये पॉजिटिव। करंट का डायरेक्शन जैसे ही आप इस की को क्लोज करेंगे तो करंट जो है इस डायरेक्शन में यहाँ से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें चेंजेस क्या होंगे वो ध्यान देना है। जैसे ही करंट इस जंक्शन पे पहुंचता है तो करंट जो है यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। करंट तो आई जा रहा है, लेकिन करंट जैसे ही यहाँ पहुंचा तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। जिसमें पहले वाले में जैसे R1 में मान लेते हैं कि I1 करंट जा रही है, R2 रेजिस्टेंस में I2 करंट जा रही है और R3 रेजिस्टेंस में I3 करंट जा रही है। इस तरीके से हमने देखा कि तीनों रेजिस्टेंस में अलग अलग करंट फ्लो होने लगी। अब जैसे ही करंट इसमें जाती है तो यहाँ पे सभी के लिए एक ही वोल्टमीटर लगा है, यानी कि सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो इस बार पोटेंशियल डिफरेंस का रिजल्टेंट हमें निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सिंगल ही पोटेंशियल डिफरेंस है। अब यहाँ पे जरूरत इस बात का है कि यहाँ से जो करंट जा रही है, करंट जो है डिवाइड हो रही है I1 I2 I3 में। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं द रिजल्टेंट करंट इन सर्किट R इक्वल टू ये हो जाएगा, सॉरी I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। हमने यहाँ पे करंट देखा कि करंट I गया और ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, मतलब इन तीनों का सम जो है I के इक्वल होगा। अब यहाँ से बाई ओम्स लॉ V इक्वल टू RI होता है, हमें यहाँ पे I कैलकुलेट करना है। देयरफॉर I इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपान में R हो जाएगा। I इक्वल टू V अपान में R, देखो R को हमने इधर भेज दिया तो V के अपान में आ जाएगा। I इक्वल टू V अपान में R आ रहा है समझ में ने। अब I1 निकालें। I1 का मतलब ये हो गया कि R1 में कुल कितना करंट है। देयरफॉर I1 इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस V है और रेजिस्टेंस कितना है इसका R1 है, तो ये हो जाएगा V अपान में R1।
I2, इसी प्रकार दूसरे वाले रेजिस्टेंस में कुल कितना करंट है I2, तो V अपान में R2 एंड I3 इक्वल टू V अपान में R3। अब अगर I, I1, I2, I3 की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में रख दिया जाए तब ये हो जाएगा देयरफॉर फ्रॉम 1 क्या मिलेगा I के प्लेस पे V अपान में R इक्वल टू V अपान में R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। क्या किया हमने I के प्लेस पे V अपान में R रखा, I1 के प्लेस पे V अपान में R1, I2 के प्लेस पे V अपान में R2 एंड I3 के प्लेस पे V अपान में R3 सब्स्टिट्यूट कर दिया। राइट साइड से V को यदि कॉमन निकाल दिया जाए तो ये बन जाएगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ये V से ये V कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। और इस तरह से आप देखेंगे तो ये एक एक्सप्रेशन हमें फाइंड आउट हो गया है किसके लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। यानी कि जितने भी रेसिस्टर्स होंगे अगर वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ज्वाइन होते हैं तो उनको इस तरह से हम लोग उनके रेसिप्रोकल का सम कर सकते हैं और फिर लास्ट में रेसिप्रोकल कर देंगे तो उनका हमें क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अगर मान लीजिए कि 3 से ज्यादा है, 4, 5 हैं, तो इसके लिए और भी मल्टीपल रेजिस्टेंस के लिए हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 प्लस ऑन सो ऑन। तो इस तरह से हम लोग ये मल्टीपल रेजिस्टेंस के लिए भी ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। जितने भी रेजिस्टेंस होंगे आगे इसमें ऐड करते जाएंगे। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। ओके, तो ये सारी चीजें अभी हम लोगों ने सीख लिया। हमने 2 चीजें सीखा, पहला पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन के कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। वह ड्रॉबैक चाहो तो आप नोट कर सकते हो या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नोट करा दूंगा। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन के कुछ सिग्निफिकेंट भी हैं। और इसके अलावा जो इसमें मिक्स कॉम्बिनेशन है, मिक्स कॉम्बिनेशन को भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि मिक्स कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।